हाँ पूरा आ रहा है देविका। चलो एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ठीक है चलो। नाउ स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ। एवरी अदर ऑब्जेक्ट which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of formula क्या है force का? बताओ। So m into a बता ही नहीं। f is equals to g m1 multiplied by m2 upon r सही है। Now the universal gravitational constant की वैल्यू बताओ विद यूनिट। कैपिटल जी की वैल्यू बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। 6.67 multiplied by 10 to the power -8. यूनिट न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। फिर जी की वैल्यू बताओ कैपिटल जी की। 6.67 into 10 to the power -11 kg n meter square kg -2 what are the application of gravitation? 3 applications बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स की एप्लीकेशन बताइए। मोशन ऑफ मून नहीं घूमता सन की चारों तरफ। हाँ बोलो। That is tides due to motion of earth and due to motion of moon and sun। समझ आ गई बात? ठीक है। What is gravitational acceleration? बोलो। Acceleration due to gravity और इसकी वैल्यू क्या है? Square और second acceleration due to gravity is known as gravitational acceleration। gravitational force का फार्मूला बताओ। F is equals to g m1 into अपॉन डी स्क्वायर। अगर कोई दो चीज पानी में और हवा में है तो किस केस में फोर्स ज्यादा लगेगा? इक्वल लगेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके दोनों के मास डबल कर दिए जाएं तो फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा? आप बताएं। हमको मालूम नहीं है कि कितने टाइम से इंक्रीज होगा टाइम्स तो पूछ रहे हैं। 4 टाइम्स। अगर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले तो बताओ फोर्स कम हो जाएगा कि ज्यादा? कितना ज्यादा हो जाएगा?
ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। That is universal gravitational constant की वैल्यू विद यूनिट। टेन टू द पावर 11 नहीं होता है। हाँ, कैपिटल जी की वैल्यू केजी की पावर माइनस केजी। अर्थ का मास कितना है? हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चंद्रमा और अर्थ के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। और 15 करोड़ किलोमीटर ये मतलब इसकी अर्थ और सन के बीच की दूरी। अर्थ का मास बताओ। 6 इंटू अर्थ का रेडियस कितना है? 7.44 नहीं है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर या 6400 किलोमीटर। कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 उस दिन देख रहे थे, लेकिन उसमें लास्ट के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, तो हम इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो, अब अगला टेस्ट नोएल तुम्हारा किस चीज़ का कब है? सर आईटी और ड्राइंग का है। कब है? फिर 3 दिन की छुट्टी है और साइंस। अच्छा, साइंस में जो तुम पूछना हो मैं बता दूँ, ठीक है। किसी दिन जिस दिन छुट्टी हो तो सुबह आके तुम पूछ भी सकते हो। चलो, एग्जाम्पल 10.1 है कि नई बुक में कौन सा एक्सरसाइज? 9.1। सो दैट इज एग्जाम्पल 9.1। देखो, मास ऑफ अर्थ दिया है क्वेश्चन में, ये याद रखने लायक चीज है। तो एक अर्थ है और दूसरा क्या है? मून है। सो अर्थ और ये मून, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इसका मास ऑफ अर्थ लिखो। 6 इंटू 10 टू द पावर 24 जीरो लगाने पड़ेंगे 6 के आगे, तब जाकर के इसका मास। जबकि जो मून है उसका मास इससे 100 गुना कम है। तो मास ऑफ मून कितना है? दैट इज 7.4। आप एक्सपोनेंट में देख लो, पता चल जाएगा। 22 है तो क्या 100 गुना कम नहीं है? अच्छा, इनके बीच की जैसा अभिषेक ने बताया डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है, सेंटर टू सेंटर लेना, तो वो कितनी है? 3.84 और इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं चलता है, हमें इसे मीटर में बदलना होगा। तो दैट इज डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। लेकिन 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप ऐसा लिख लो 10 टू द पावर 5 इंटू 1 किलोमीटर। ऐसा मैं 1 किलोमीटर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 4 किलो आलू का क्या मतलब है? क्या 4 टाइम्स 1 किलो आलू? कोई भी चीज है, इसका सिंपली मतलब है कि उतने टाइम्स यूनिट उसमें शामिल है। जैसे मैं कहूँ 4 मीटर 4 मीटर, तो क्या 4 टाइम्स 1 मीटर? तो इतने किलोमीटर मीन्स इतने टाइम्स ऑफ 1 किलोमीटर। बोलो, समझ में आ गई बात कि नहीं? और फिर 1 किलोमीटर को तोड़ दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 और 1000 को क्या 10 टू द पावर 3 कहेंगे? और 3 और 5 मिलकर अगर इनके एक्सपोनेंट ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर हो गया। डिस्टेंस हो गई। अब तुम मुझे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बताओ कनिष्का। F equals to G M upon D square। आप बोलो, आप बोलो। सौरभ, सौरभ नाम है ना? बोलो। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, यानी अर्थ और मून ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में दैट इज थर्ड लॉ
न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों एक ही फोर्स से करेंगे। और जैसा कि चंदन ने बताया, जी कैपिटल हमने लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ लिख लें और मास ऑफ मून और उनके बीच की डिस्टेंस डी स्क्वायर लिख लें, ठीक है। जी की वैल्यू क्या दी है बुक में, देखो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ बताओ, मास ऑफ मून बताइए 22 और डी की वैल्यू, डी का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर करो, यही है डी। सो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 और इसका साथ में स्क्वायर। कई लोग स्क्वायर भूल जाते हैं तो सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ही आते हैं। सो अब देखो 6.7, सारे न्यूमरल्स एक साथ ले लो और सारे एक्सपोनेंट एक साथ ले लो। नीचे 3.84 है तो 2 बार 3.84 लो, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या ले लें, 3.84 इंटू 3.84, फिर देखो 10 टू द पावर -11। ऊपर के जितने एक्सपोनेंट हैं स्मिता, वो आप एक साथ भी लिख सकती हैं, -11 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 22। अच्छा, नीचे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 बार 10 टू द पावर 8 आएगा, तो 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा बताओ, आप देख लो, 10 टू द पावर 8 और इंटू 10 टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10 टू द पावर 16 आ गया, इतनी बात हो गई। अगर नीचे यहाँ कितने डिजिट पहले डेसिमल है, 2 डिजिट, तो 1 डिजिट ये हटा सकते हो, 1 ये हटा सकते हो, ये 1 डिजिट पहले डेसिमल है, राइट से देखते हैं ना, तो 1 डिजिट यहाँ भी, एक यहाँ 2 डिजिट, तो इसको हटाओ। वैसे भी इन दोनों को हटाओगे तो क्या नीचे 100 नहीं लग जाएगा, और इसको हटाओगे 2 तो ऊपर 100 लग जाएगा, तो वो दोनों कटिए तो जाएंगे। तो 2 डिजिट, ये समझ में आए बात कि नहीं समझ आए, कनिष्ठ नहीं है, मतलब आप डेसिमल से डेसिमल काट सकते हैं। वैसे 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट पहले डेसिमल है, अगर तुम ऐसे ना भी करना चाहो तो ऊपर के 2 डिजिट हटाएं, तो नीचे क्या 100 लिख दोगे, और नीचे के 2 हटाएं तो क्या ऊपर 100 लिख दोगे, और तब काट लो। तो मतलब सीधे भी काट सकती हो, लेकिन अगर मन ना माने, कन्विंस ना करे, तो ऐसे लिख के काट। तो जितने डिजिट हैं उतने कट जाएंगे। बोलो समझ में आ गई बात, सही है। अब देखिए इतनी बात हो गई, इसको अगर हम ऐड करें तो 46 हुआ, 46 में से 11 कम करो, 35 आ गया, तो 35 आ गया। और देखो ये 67 हुआ, और इंटू 6 इंटू 74, और नीचे 3.84 और इंटू 10 टू द पावर 16, और जबकि आपने ऊपर बताया कि 10 टू द पावर 35 हो गया। अब ये 35 और ये 16 अब ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो 2 बार लिखना चाहिए ना, हाँ 384 लिखो, 384 और 3.84, और साथ में 10 टू द पावर 16 हो गया। अब जरा देखो 6 से इसको कट करो, 6 6 जा 36 और 6 4 जा, ये दोनों 2 से कट हो जाएंगे, तो क्या ये 37 आएगा, और 64 को कट करो तो कितना आएगा 32। अब 67 और 37 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 67 और 37 को मल्टीप्लाई करो, और जबकि नीचे किसको मल्टीप्लाई करो, 32 और 3.84 को करो। यहाँ पर 10 टू द पावर 35 माइनस 16। सौरभ 35 में से 16 जाएगा तो बताओ बिना पेन का यूज किए। अस्मिता 21 तुम्हें पता चल रहा है, दिशिता बोलो, आप बताइए, श्रेया बोलो। 19, ठीक है, तो 19 लिखें। अच्छा ऊपर कितना हुआ, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो, 1479, और नीचे का भी करो,
ये 19 आ गया। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3.84 में किसका मल्टीप्लाई है 32, तो 2 का कर लो 8 6 7 और ये 3 से कर लो 3 4 जा 12 3 और 24 25 3 3 का 9 2 11 8 8 11 तो 1 2 कितना हो गया और 2 डिजिट पहले 122 आया तो 122.88 यही आया कि और कुछ आया? देखो जरा मल्टीप्लाई करके क्या गया। ठीक है, तो अब इतनी बात हो गई। लिखो 147,900 और 12288 इंटू 10 टू द पावर 19 आ गया। ठीक है, चलो अब इसमें से आपस में भी कट कर सकते हैं। आपस में कट करो जरा, तो 6144 इसे कट करो तो 7 आएगा। 2 से कट कर रहा हूँ 7 आएगा, फिर कितना आएगा 3 19 है तो 2 9 जा 18, फिर कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर 5 और 0 तो कितना हो जाएगा 73950 और अपॉन 6144 इंटू 10 टू द पावर 19। एक बार और कटेगा, 2 से कट करो तो कितना हो जाएगा दैट इज 3। यहाँ बताओ जरा दिव्या क्या आएगा, आगे मुझे कुछ दिक्कत होगी। 3 सही है, ये देखो बहुत अच्छा बताया क्योंकि 2 डिजिट यूज कर रहे हैं। तो 2 डिजिट जब एक साथ यूज करोगे तो क्या होगा, पहला डिजिट उतारा नहीं गया तो फिर क्या किया 0 आया और फिर क्या लिखा 7 2 से कट कर रहा हूँ और फिर 2 इसको भी कट करो 3 से तो 3 3 जा 2 से तो 2 3 जा 6 2 6 जा 12 19 2 9 जा 18 15 है तो दैट इज 2 7 जा और 2 5 जा। इतना आ गया कि नहीं? अब तो कुछ नहीं हो सकता और इंटू 10 टू द पावर 19। अब 3072 है और यहाँ कितना है 36975। अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। आपकी बुक में देखो जी की वैल्यू क्या दी है, मेरी पुरानी बुक में 6.7 है, आपके में कुछ बदल के दी है तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेशन अभी तक कहीं नहीं है। तो ये कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स। आपके में आंसर क्या है 2.01 ना, तो 2.6.7 भी हमने दिया 6 वो तो बात अलग है। तो इस और यहाँ पर 2 पॉइंट वो तो हो जाएगा। इसका जरा एक बार 6 है 7.4 है, कोई डेटा चेंज हुआ है क्या 3.84 3.84 थोड़ा हम कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो भी चेक कर लें जो आपने किया है क्योंकि आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बताया है 67 इंटू 37 तो ये आ गया 2479। आपने 1479 बताया, किसने बताया था, क्यों बताया? किसी ने चेंज भी नहीं कराया तो इसको लिखो 247 है। अब इसके आगे हमें फिर से करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम नीचे की भी चेकिंग कर ले जो मैंने किया है, हो सकता है उसमें गलती हो। तो 32 इंटू 3.84 इज इक्वल्स टू 122.88। ये ठीक है। तो अब हम इसके आगे का काम करें, यहां से गड़बड़ हो गया। चलो 122.88 है। अब ये देखो 247900 12288
और ये 10 टू द पावर 19 है। समझ आ गई बात? अब जरा देखो, इसमें से एक जीरो इसमें डाल सकते हैं क्या? हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम सीधा डिवाइड ही करेंगे। पहले जैसे एक दो बार कैंसिल किया था, कैंसिल के ऊपर डिवाइड कर दो सीधा। तो एक जीरो तो पहले इसमें डालो तो कितना बचेगा बोलो? 24790। एक जीरो यहाँ रहने दो, बोलो 20 चाहिए कि नहीं आपको? और 12288, बोलो ये सही है? एक जीरो इसमें डाल दिया हमने, यहाँ तक समझ में आया? भाई इसको इंटू 10 मान लो और 10 इसमें डाल दो। एक जीरो कम करके इंटू 10 नहीं लिख सकते क्या? और जब 10 इसमें डालोगे तो क्या एक पावर रेज नहीं हो जाएगी? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा देखो, अब मैं इससे डिवाइड करता हूँ। 12288 और फिर क्या है? 24790। ठीक, तो बोलो 2 टाइम्स ले जाओ। बुक में 2.01 है कि नहीं? तो 2 से करो जरा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 8 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो बोलो कितना आएगा? 6 है तो 4 आया। यहाँ बोलो 8 में से 7 गया 1, यहाँ से 2 आया। बस अब एक डेसिमल लगाओ और जीरो बढ़ाओ। बोलो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? कि नहीं जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट जाएगा। तो अभी डेसिमल लगा के मैंने जीरो बढ़ाया तब भी नहीं जा रहा है। तो एक जीरो बढ़ा के फिर क्या एक और जीरो बढ़ाओ। अब ये 21,400 है और ये कितना है? 12,000 है। तो भी 8 टाइम्स ही जाएगा। 8 टाइम जाएगा। कितने टाइम देखें? ये 21,000 है, 2 बार भी नहीं जाना ना। 12 2 24, 8 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा। तो कितना लिखना है बोलो? 12,288। अब देखो 2 बचा और 9 में से 8 गया, क्या 1 बचा? तो यहाँ भी 1 बचा और यहाँ देखो तो 11 है। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9। अब जीरो लगा लो तो 12 5 7, 12 6 72, 12 7 84, 7 आएगा। यहाँ कितना आ गया? तो 7 से भी ठीक ठीक चला जाएगा। 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56 में से 5, 56 में 5 जोड़ो 61 और 7 2 जा 14 में 6 जोड़ दो तो 20। 7 2 जा 14 में 2 जोड़ो 16 और 7 1 जा 7 और 8, तो लगभग इतना ही आ रहा है। अब आपकी बुक में बताओ 2.017 लिखा है कि 2.02? तो 2 क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी चीज अगर 5 से बड़ी होती है तो पिछला डिजिट क्या करते हैं? वो कर देते हैं। तो आप इसको क्या लिख लोगे? That is 2.017 into 10 to the power 20 और फिर लिख देना 2.02 into 10 to the power 20। चूंकि फोर्स है तो न्यूटन और अप्रॉक्स। अब देखो आप चाहे तो बुक में देख लें, ये 2 है, 12 दूनी 24, तो 2 पॉइंट समथिंग आप 202 लिख सकते हैं। ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 तो आ ही रहा है, इसी का डबल ही तो है कि नहीं? ये क्वेश्चन करके दिखाइए। इसमें आपको मास दिया है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट। इस तरीके के 3 सवाल हैं आपके लिए। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। हाँ, तो हमारे में भी 0 1 दिया है। अभी नई बुक आ गई है ऐसी जिसमें वो और एक डिजिट करके उसको अप्रॉक्सीमेट करेगी। तो अलग अलग इसमें पुरानी बुक होगी अगर करने को। इसके में क्या दिया? मेरे पे 0 1 है, देखो इनके में 0 1 निकल गया। उनको और पैसे खर्च करने चाहिए। ये आपका हो गया सब पेपर? 12 तारीख होगा, तक होगा, हो गया। सर इसके इंग्लिश के मार्क्स भी आ रहे हैं। इंग्लिश क्या है? साइंस को बता रहे हैं। चलो, मैथ साइंस क्या है?
ओके, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसको बदलिएगा, फार्मूला लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद इस पे कैलकुलेशन करो। चलो बुक बंद रखो। ऐसा कोई है जिसने फीस जमा की और रिसीव ना मिली हो? फीस आप लोग जमा कर रहे हैं 9th में भी ज़्यादा लोगों की जमा नहीं हुई है, बाकी लोग जमा कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो। सो इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 2। सर पहला है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, मैं जमा करें, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सो अच्छा बताओ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सो एक ऑब्जेक्ट है और एक कोई मास अर्थ पे रखा है, तो बोलो अर्थ का रेडियस कितना है? क्या आरी, रेडियस ऑफ अर्थ तो आरी लिया जा सकता है ना, और इसका मास अगर m है और अर्थ का मास m ही है, तो हमें पता करना व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड ग्रेविटेशनल। ये जो मास है ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा और अर्थ इस मास की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पेयर वाइज फोर्सेस है न्यूटन के थर्ड लॉ। तो बोलो क्या चीज हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो बात समझ आ गई? और अपॉन में क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर, वेयर, अब इनके मीनिंग लिख दो, क्योंकि ये एक नंबर का पैकेज है, टीचर कहेगा आपने सिंबल तो लिख दिया, मतलब कौन बताएगा? तो वेयर एम ई क्या है? बोलो मास ऑफ अर्थ, एंड आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m क्या है? m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लिखना है। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज रखी हुई है अर्थ पर, तो उसमें क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं बदलने वाली? अर्थ का क्या मास नहीं बदलेगा? क्या अर्थ का रेडियस नहीं बदलेगा? क्या ये जी भी नहीं बदलेगा? तो अब हम इन सब, ये जो तीन चीजें हैं, कौन सी तीन चीजें? तो इसी फॉर्मूले को फिर से लिखें, दैट इज जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन आर ई स्क्वायर। बोलो यहां तक सही है? यही तो ग्रेविटेशनल फार्मूला है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये जो तीन चीज नहीं बदल रही, आखिर इनकी वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करेंगे, और इसी को स्मॉल जी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ दिया गया है बताइए आपकी बुक में? अगला ही क्वेश्चन है, दैट इज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 9.2.1। देखो हेडिंग पढ़ी, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। तो आप यही हेडिंग डाल लें, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी। मयंक स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अब जरा देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अभी समझो, अभी अभी बेटा समझ में आएगा। सुना नहीं? इधर देखो, मान लो जैसे ये कोई चीज है, यहाँ भी हो सकती है, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है ना, तो ये अगर यहाँ पर गिरेगी तो अगर 1 मीटर ऊपर हो गई तो 6400 किलोमीटर में 1 मीटर हिट करने से कुछ होता है बताओ? मतलब 6400 मीटर है, तो पहली बात तो इसी में ही कितने जीरो लग जाएंगे? आप 6.4 और इंटू 10⁶ को समझो कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 जीरो कम करो। अब इसमें 1 किलोमीटर जोड़ने से कुछ फर्क पड़े? 1 मीटर जोड़ने से फर्क पड़ेगा? नहीं होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ थोड़ी ऊपर से भी गिरे
तो एक बात मुझे बताओ कि फोर्स का जो तुमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़े, क्या फार्मूला बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन? F इज इक्वल्स टू ma। तो अब मैं इसमें क्या लिख दूं? ma लिखा जा सकता है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, लेकिन किसी भी फोर्स के लिए तो तुम ma लिख सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या दुनिया का कोई भी फोर्स हो, उन सब के लिए फार्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें तो कोई ये नहीं दिखाया गया है कि ये वाला फोर्स होना चाहिए। जब डिड्यूस किया था तो किसी ने तुमसे ये कहा था कि नहीं यही फोर्स होगा तभी लगाना, उसमें तो कहा था कोई भी फोर्स हो। फोर्स तो चाहे तुम लगाओ, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स ही होता है, सही है कि नहीं? अच्छा, अब ये बताओ, तो एक मास है, उस मास को m लिखो, और उस पर कौन फोर्स लगा रहा है बताओ? या ग्रेविटी लगा रही है? तो फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, और हमें इस मास पर लगने वाला फोर्स है, एक फोर्स लग रहा है इस मास पे, तो मुझे ये पता करना है इस पे जो फोर्स लग रहा है उससे इसमें एक्सीलरेशन कितना पैदा होगा। इतना तो तुम्हें पता है ना कि ग्रेविटी इसे खींच रही है, अगर तुम इसे छोड़ दो तो नीचे गिरेगा। तो मुझे ये पता करना है कि इस पर हर सेकंड इसकी कितनी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि एवरी सेकंड whatever is the increase rate of change of speed is known as acceleration, rate of change of velocity। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हर सेकंड कितना बढ़ेगा। तो इधर ये लिखो और इधर क्या क्या लिखो, इतनी पूरी चीज को अगर तुम देखो तो क्या ये भी m इंटू ए नहीं है? यदि तुम इसे F इज इक्वल टू ma कह रहे हो तो ये m इंटू ए इसे भी बोलो, तो g की कितनी वैल्यू रखोगे बोलो? 6.673। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रखनी पड़ेगी। अगले पेज पे देखो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 673 की 674 है, यही है, और इंटू 10 टू द पावर। अच्छा, मास ऑफ अर्थ क्या है देखो, 6 और 10 टू द पावर 24, और ये बताओ दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, जैसे मैंने कहा 6400 किलोमीटर। तो धरती का रेडियस कितना है? दैट इज 6400। अभी पिछले सवाल में भी देखा है, नहीं देखा है? नहीं देखा है। तो 6400 किलोमीटर है। कितना रेडियस है? रेडियस ऑफ अर्थ बताइए कितना है? 6400 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर होता है तो तुम क्या लिख देते हो? क्या 10 टू द पावर 3 मीटर बदल देते हो? अभी पीछे कराया है। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ 6.4 लिख दूं तो इसे यहाँ 1000 लिख सकता हूँ क्या? मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। 3 डिजिट पहले शिफ्टिंग कर ली डेसिमल, तो ये भी 10 टू द पावर 3 है। तो कनिष्का मिश्रा बताओ कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 3a है और 3a है, तो कितना हुआ बताओ? 6 हुआ ना, तो 6 लिखिए आप। ये समझ में आ गया रेडियस? अब ये देख लो, इस पे मुझे क्या कर देना चाहिए, और यहाँ क्या लिख देना चाहिए? मास। ये लिखा, देखो ये लिखा g, m लिखा, और ये क्या लिखा? और m लिखा। बोलो सही है? अब पढ़ाई बंद कर देंगे। अब इधर देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? m की जगह m भी लिख दिया, इंटू m। अब देखो, तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स a कैन बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉल g, जिससे ये पता चल जाए भाई ये ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन है। ऐसे तो इसे एक्सीलरेशन कहेंगे, और लेकिन अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन होता है तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, A is replaced by G। A को किससे रिप्लेस किया जाएगा? And it is called, हाँ, and it is called gravitational acceleration। gravitational acceleration। अच्छा, दोनों तरफ जिस मास पर फोर्स लग रहा है वो तो m सेम ही है ना, तो क्या मैं m से m को काट दूं? देखो मास तो सेम है ना, अब a की जगह क्या लिख दूं? g। अब
अच्छा ये जो स्मॉल जी है कनिष्का मिश्रा, तुम क्या इसका फार्मूला बता सकती हो? बताओ। कुछ लोग स्मॉल जी का फार्मूला कैपिटल जी और ऐसा बोल रहे हैं, स्मॉल जी का फार्मूला बोल रहे हैं जी और me/r²। क्या तुम इससे सहमत हो कि उन्हें झुटलाना चाहती हो? नहीं झुटलाना चाहती। क्या तुम भी यही बोलना चाहती थी? नहीं बोलना चाहती हो ना? हाँ हम भी यही। तो ये इनकी बात सही है। तो आप इसे बोलना चाहती है कि नहीं बोलना चाहती? चेक करें। तो हम लोग ये बात देखें कि वास्तव में हमने यहाँ क्या लिख दिया, तो ये MA है और ये MG है। देखो ये MA लिखा कि नहीं, तो यहाँ पर M के साथ ये चीज क्या हो गई, क्या क्या बचा, G me/r², G me/r² है कि नहीं? M से M कट गया और क्या हो गया, फिर से देखो ये तुम मुझे बताओ F क्या है, G MEM और बाई क्या है बोलिए, r² है। यहां तक समझ में आया? अच्छा इस F की जगह क्या लिखोगे, तो MA = G ME बाई r² और इंटू M से M कटा और A को किससे रिप्लेस किया, रिप्लेस A/G। तो क्या जो कनिष्का मिश्रा कह रही थी इनकी बात सही हुई, जो इनकी भविष्यवाणी थी, इनकी बातों में सच्चाई निकली कि नहीं निकली? बोलो। कोई स्मॉल जी बोले तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए ये तो G और me/r² बोल रहा है, ये इधर उधर की बातें कर रहा है, बोल यही रहा है। तो ये G हो गया कि नहीं? वास्तव में G किसे कहा गया है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ ऑटो से ही तो कहा गया है, क्योंकि M से M कटा तो बचा क्या, और ग्रेविटी की वजह से अगर एक्सीलरेशन है तो क्या तुम उसे G बोलोगे? लिखा नहीं है अभी ऊपर, बोलो। तो बोलो स्मॉल जी का क्या फार्मूला है? अब मैं इसकी वैल्यू डालता हूं जो ये पड़ी है वही फिर से डाल दे रहा हूं, ठीक है? तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने सवाल यहाँ से शुरू किया, बस इतना समझ। अब वो छोड़ो उसका पीछे का, यहाँ से तो समझ में आ रहा है ना, जहाँ समझ में आए वहीं से ही शुरू करना चाहिए। अब देखो तो बुक में देखो इन सब की क्या वैल्यू ली है, कैपिटल जी की क्या डाली वही डालेंगे, बहुत बड़ी नहीं डालेंगे। देखो बुक में जब बुक 6.7 ले रही है तो हम इतनी बड़ी क्यों डालेंगे? देखो बुक क्या ले रही है, तो हम भी वही डालें जो बुक ले रही नहीं। हम ज्यादा कैलकुलेट करें और पता चला फिर भी आंसर ना मिले तो क्या फायदा? सो G = 6.7 × 10⁻। अब देखो बोलो मास क्या ले रही है, मास भी वही ले रही है 6 × 10⁻, और रेडियस कितना ले रही है 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। यही हमने लिया, ये कैलकुलेट कर दिया, इतने किलोमीटर को कैलकुलेट कर लो, 3 0 बढ़ा। ये समझ में आया कि फिर से बताएं? चलो अब देखो सारे न्यूमरल्स एक तरफ लो, 6.4 और 6.4 ये देखो। अच्छा और एक्सपोनेंट्स एक तरफ लो, और ये नोएल अच्छा बता दें, बोलो नोएल इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा। यही चीज नहीं, ऐसे कल तो सभी बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बताए उसकी खासियत होती है। कल तो हर एक बता देगा कि 6 + 6 12 है, कोई 36 बताता है ना, मेन उसी का ही आजकल सही बताने वाले की कुछ वैल्यू नहीं है। तो अब ये देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल गया, ये समझ में आ गया? यहाँ भी एक डिजिट पहले डेसिमल, ये भी एक डिजिट और नहीं जाएगा। तो 67 × 6 और नीचे कितना आया 64 × 6.4, ये कितना आया बताओ? 13 आया, और नीचे कितना आया 12 में आ गया। अब बोलो 12 ऊपर चला जाएगा, 6 और 64 आपस में 2 से कटेंगे, 2 3 = 6 और ये 32, और कहीं कुछ नहीं कट रहा है। मल्टीप्लाई करो 3 से ऊपर जरा करो, तो अब दिव्या अच्छा करना मल्टीप्लाई
कितना आया 201 और नीचे भी करो नीचे एक्यूरेट वैल्यू की तो आंसर गलत आ रहा है 9.7। हाँ तो 9.78 आएगा तो हम उसे वो करेंगे जो आएगा हम उसे हाँ, 204.8 ये सही आया। अब देख लो कितनी वैल्यू आ गई। अब डेसिमल हटा दो तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, नीचे से डेसिमल हटाओगे तो 80 नहीं बढ़ेगा। अब नीचे क्या है 2048 into 10 आ गया, 10 to the power 1 आ गया, सही है। अब देखो ये 204 है 48 है, अगर ऊपर और नीचे 2 से काटा जाए तो बोलो ऊपर क्या बचेगा, बता दोगे तो मान जाएंगे तुमको। 1005। सही बता रहे 10, इसका मतलब जीरो की काउंटिंग आपको आती है। और नीचे क्या आ जाएगा 1002। सही। अच्छा अब 1024 है, ये तो 10 आ गया। 1024 से जरा 1005 है, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जीरो यहाँ डेसिमल लगा के जीरो बढ़ा दे। अब 9 टाइम्स चला जाएगा, करो 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स करेंगे तो बोलो 9 4 जा 36, ठीक है। और भी आसान कर सकते हैं, देखो तुम्हारे लिए 10050, ये 10 इसी में शामिल कर दो, तब तुम्हें ना डेसिमल लगाना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। जीरो इसी में डाल दो, जीरो तो आ ही जाएगा इसी के साथ। अब डिवाइड करो, पूरा आंसर देखो 1024 है और 10050, 9 टाइम्स ले जाओ, करो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 बोलो 21, तो 21 आ ही जाएगा। और 9 1 जा 9, ये देखो 4 बचा और 4 में से 1 गया 3, 10 में से 2 गया 8, अब कुछ नहीं बचा, डेसिमल लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, बोलो कितनी बार जाएगा, क्या 8 बार, 8 बार ले जाओ, बात खत्म। देखो 8 4 जा 32 बोलो, और 8 2 जा 16 में 3 जोड़ो, और 8 1 जा 8 आ गया कि नहीं, थोड़ा बहुत बच रहा है तो बचने दो, तो 9.81 आंसर आएगा। अगर और आपको करना है कि नहीं हमें और कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें MSc तक मेरे साथ है और हम अभी से क्यों गड़बड़ करें, नहीं MSc तक ये पूछा जाएगा हर साल तुमसे, तो ये अभी से शुरू हुआ है और हर साल अब पूछा जाएगा। तो ये यहाँ देखो 8 लिखो तो ये कितना हुआ 13, तो 4 यहाँ कितना हुआ 1, अब यहाँ डेसिमल तो लगा ही हुआ है, एक बार और जाएगा क्या बोलो, देखो 1024 चला गया कि नहीं। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल एक्सीलेंट की तो 9.81 है, कहीं कहीं दिया भी जाता है, बहुत प्रिसीजन उसे चाहिए तो ये देखो, तो इसलिए ये कितना आ गया 9.81, और चूंकि एक्सीलरेशन है तो इसे क्या लिख दिया जाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक करना है, जिसमें कोई तुम्हारे साथ नहीं है, यहाँ तक कि तुम अर्थ का रेडियस भी तुम्हें खुद ही सोचना है। वो कहा जाएगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो समझ में आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ बताओ, 3 चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए, बोलो रेडियस ऑफ अर्थ बताओ। 6000 क्या, किलोमीटर बताओ, इतनी देर लगा रहे हो। रेडियस ऑफ अर्थ की मीटर में वैल्यू बताओ, सही है। और अब बताइए मास ऑफ अर्थ, मास ये नहीं होता, मास ये भी सही है। अब तुम मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ जो रखने जा रहे हैं।
हाँ 6.7 इंटू 10 to the power minus 7. सही है, यही तीन वैल्यू बताओ। कैपिटल जी उधर नहीं देखा, हाँ बोलो। 6.7 into 10 to the power minus 11. एमी 6 into 10 to the power 24. आरी 6.4 into 10 to the power 6. बोलो उत्कर्ष। कैपिटल जी 6.7 into 10 raised to the negative 11. एमी So M is 6 into 10 raised to the power 24. आरी 6.4 into 10 raised to the power 6. अच्छा हो रहा है। श्रेया तीनों वैल्यू बताओ। कैपिटल जी Sir, 6.7 into 10 to the power minus 11. एमी 6 into 10 to the power 24. आरी 6 into 4 into 6.4 into 10 to the power 6. ये दिशिता तीनों वैल्यू बताओ। कैपिटल जी 6.7 into 10 to the power minus 11. एमी 6.4 into 10 to the power 6. एमी Sir, आरी एमी 6 into 10 to the power 24 meter. आरी मीटर बता रही हो मास, किलोमीटर मास मीटर। हाँ बोलो आरी। मैं आरी नहीं पता, मैं पूरे क्लास से पूछ रहा हूँ। आरी नहीं पता। 0.4 into 10 to the power minus 6. हमें आइडिया नहीं है। सर वहाँ पे अभी नहीं है, मासा पॉइंट तो गलत है। इसका बोलो। 4 लिखो पड़ेगा। 6.7 होना ये गलत है, 6 होगा। हाँ हाँ ये ठीक कर लो, ये 6 होगा। इसको ठीक कर लें आप लोग, 6 होगा, ये गलत है। ठीक है। अब बाकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि बुक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है 6.7। थोड़ी सी ज़्यादा ली गई इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आया, अदरवाइज 9.8 ही आता। अगर मैं यहाँ 6.67 लेता तो क्या 9.8 ना आता? चल नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, राइट द फॉर्मूला ऑफ जी, ये भी लिखना है, एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू। क्या पहले ये भी लिखना है, इसके भी आधे मार्क है। अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर यहाँ तक है, उसके सिर्फ 2 नंबर। सो फाइंड फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू। चलो इसको हटा दें, यूनिट के साथ लिखना। When object is released from certain height, सिर्फ छोड़ दो तो it moves towards the center of earth। किधर मूव करती है? अगर तुम ये चीज छोड़ो, सिर्फ अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके सेंटर से उसके सेंटर तक। सो इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट, कहाँ से छोड़ोगे? फ्रॉम ए हाइट, देन इट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ विद एन एक्सीलरेशन। उस पर एक एक्सीलरेशन काम करेगा कि नहीं? इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड इट्स वैल्यू इज 9.8। और फिर आगे दे दीजिए। चलो बाकी लोग जमा करें। सो लिखें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है। ग्रेविटेशनल तो अर्थ अट्रैक्ट्स towards every object towards it with an acceleration। कितना एक्सीलरेशन और भी किसी की कॉपी बाकी है? with an acceleration of
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. This is called gravitational acceleration. इसे क्या कहेंगे? Gravitational acceleration. It is vector quantity. चूंकि acceleration तो एक vector quantity होती है, quantity which is directed towards center of earth. उसकी डायरेक्शन क्या है? Directed towards center of earth and denoted by small g. अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पूछा जाए तो इतना लिखना होगा. फ्री फॉल यानी मुक्त पतन से तुम क्या समझते हो? If an object is released from certain height, then it moves towards earth. जो लिखना चाहे सेंटर ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं या टूवर्ड्स अर्थ भी, ऐसे अप्रोक्सीमेटली चलता है. विद, ठीक है, विद एन एक्सीलरेशन एंड दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. सो अगली हेडिंग देखो आपके में 9.2, उसमें फ्री फॉल है. सो इफ एन ऑब्जेक्ट is released from certain height, यदि एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से रिलीज कर दिया जाए, हिलाओ जमा करो, एक बार पढ़ लीजिए ग्रेविटेशनल इक्वेशन का. इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, then it falls towards earth with g is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें मुख्य बात है कि किसी हाइट से बस छोड़ देना. ये अगर मैं इस कैप को छोड़ दूं तो यही फ्री फॉल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. या बस सिर्फ छोड़ देना, इसको फेंकना नहीं है. फेंकोगे तब फ्री फॉल नहीं है. फ्री का मतलब सिर्फ छोड़ दो, जस्ट रिलीज फ्रॉम एन हाइट. तो जब ये गिरेगा तो उस पर जो जी लगेगा वो ये है. हर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. क्या तुम ये बता सकते हो कि 1 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड होगी? बहुत अच्छा, कितनी तेज है. क्योंकि इन्होंने बता दिया सर आप जब छोड़ोगे तब 0 मीटर पर सेकंड है और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, और फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड. और 1 और सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. और 1 और सेकंड हो जाए तो बहुत अच्छा. तो 27.4 मीटर पर सेकंड. हाँ, मतलब हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ती चली जा रही? बोलो. एक्सीलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है. अगर एक्सीलरेशन 1 है तो हर सेकंड बाद टाइम होता है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. यानी 1 सेकंड बीतेगा तो अगर कोई चीज़ डिस्टेंस से क्या लेना, मान लो अगर 100 की स्पीड से शताब्दी चल रही है और हर सेकंड में उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 1 ही बढ़ेगी, 1 मीटर पर सेकंड, यानी 101 हो जाएगी 1 सेकंड में. फ्री फॉल है, उसमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है. उसमें सिर्फ है कि कितने टाइम, हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी. 1 सेकंड बाद इतनी, फिर 9.8 इसमें जोड़ो यही आएगा, फिर 9.8 जोड़ो यही आएगा. नहीं ये नहीं आएगा. कितना है? 29.4. यानी इसका मतलब क्या बताओ कि आफ्टर एवरी सेकंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड. रिपीट करो ये सेंटेंस. यही ठीक है कि नहीं? एंड इट इज इट्स एक्सीलरेशन. जब इसकी एक्सीलरेशन पूछा जाए, हर सेकंड में उसकी स्पीड इतनी बढ़ती चली और ज़्यादा हो जाएगी. तो आप समझो यहाँ से एक नारियल फोड़ो,
गिराओ और एक 10वीं मंजिल से, तो उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी, ज़्यादा देर में बहुत स्पीड हो जाएगी, तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? और यहाँ से थोड़ी होगी, हम कहीं मरे, अब 10वीं मंजिल से कूदते तो मैं सब नारियल की तरह कूद सकते। तो इस तरह तुमने देखा। तो व्हाट इज फ्री फॉल? per second square, and it is called free fall. It is called फ्री फॉल। चंदन, अगर तुमसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में पूछा जाए तो तुम कैसे बताओगे? Earth attract every object towards it with an acceleration of 9.8 meter per second. It is a vector quantity and it's directed towards the center of the earth and it is denoted by g. बोलो फ्री फॉल। रिलीज की भी जरूरत नहीं, अर्थ अट्रैक्ट करती है इस चीज से। मतलब अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर या टुवर्ड्स इट विद एन एक्सीलरेशन। उसमें फ्री फॉल मतलब अगर जी बोला जाए ना, तो उसमें फेंकने पर भी वो जी अपना काम करेगा, मतलब वो अदर देन फ्री फॉल भी है। बोलो जरा, ऑब्जेक्ट की बात है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। That's every object towards it. हाँ? और बोलो, it is vector quantity. It is directed towards center of earth. Its value is 9.8 meter. इसका समझना है, आता है कुछ। चलो, अब देखो कि फ्री फॉल तो आपको पता चल गया। और फ्री फॉल में u की क्या वैल्यू होगी? 0 होगी। तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं। मान लो तुम किसी हाइट से कोई चीज गिराते हो, तो हाइट क्या हो जाएगी? अब वो s नहीं रहेगी, s को h से रिप्लेस करना पड़ेगा। भाई आप किसी चीज को किसी पहाड़ी से या गिरा रहे हो, तो ये जो पत्थर गिर रहा है इसमें u कितना हो जाएगा? और जो ग्रेविटी है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया? तो ये g की वैल्यू है। अगर तुम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो g की वैल्यू क्या होगी? नहीं होगी। g हमेशा पॉजिटिव रहेगा। a की वैल्यू -9.8, मतलब a की वैल्यू फिर -g हो जाएगी। एक्सीलरेशन -g। क्योंकि तुमने g किससे कैलकुलेट किया है? बोलो। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए g का फार्मूला है g me/r²। क्या इसमें कोई भी चीज निगेटिव थी? तो क्या g कभी भी निगेटिव होगा? तो g इज नेवर निगेटिव। तो अब 2 चीजें आपको बताते हैं। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ अंडर फ्री फॉल, तो a कितना होगा? नीचे गिर रहा है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो फिर तुम क्या लिखोगे? a = +g, यानी a की वैल्यू क्या लिख लोगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोलो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो क्या उसमें डेसिलरेशन होगा? वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि पत्थर ऊपर जाकर रुक जाएगा और फिर वहां से लौटने भी लगेगा। सो इफ ऑब्जेक्ट, नोएल बोलो, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड तो क्या लिखूं? क्या लिखें यहाँ पे? -g। तो फिर कितना हो जाएगा? 10 बस इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? तो आपने बोला कि नेगेटिव नहीं होता। हाँ, तो जी कहाँ हमने निगेटिव किया है? वो जी के पहले हमने पहले निगेटिव लगाया, जी तो वही लिखा। कहाँ लिखा निगेटिव? जी तो ये है ना। ए इज, सुनो, जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस, और चीज ऊपर जा रही है, तो बोलो उस चीज पर जैसे तुम इधर जा रही हो और कोई तुमको पकड़ के पीछे खींचे, तो जी वही काम कर रहा है। जी नीचे काम कर रहा है, तुम पत्थर फेंक रहे हो, ऊपर जी उसको पकड़ के खींच रहा है। तो बोलो ये रिटार्डेशन है कि एक्सीलरेशन? तो निगेटिव इसलिए लगा है, निगेटिव वो भी जी में नहीं लगा है, जी तो नीचे है ही है, ए पे लगा है, क्योंकि तुम तो जी के अपोजिट मूव कर रहे हो ना। कोई भी चीज अगर फोर्स के अपोजिट मूव करे तो बोलो क्या होगा?
तुम आगे जाओ, कोई तुम्हारी साइकिल का कैरियर पकड़ के पीछे खींचने लग जाए तो तुम उसे रिटार्डेशन कहोगे कि एक्सीलरेशन? तो ये क्या यहाँ जी रिटार्डेशन नहीं कर रहा है। अगर तुम ऊपर कोई रॉकेट भेज रहे हो तो जी क्या सपोर्ट करेगा, कहेगा जाओ हम भेज दे रहे तुमको। तो कह दो गलती से पेन का ढक्कन छूट गया, गई स्पेस में चला गया, बहुत मुश्किल हो गया, आप दूसरा पेन तो इतना पड़ेगा, ऐसा बोलते हो कभी? तो फिर तो जी तो नीचे काम कर रहा है और तुम्हारी चीज ऊपर जा रही है, तो क्या निगेटिव नहीं होगा? हमने जी नहीं निगेटिव रखा है, हमने एक साइन एक्स्ट्रा लगा। अब देखो इतना तुम्हें पता चल गया। अब कुछ चीजें हैं हमारे पास, मान लीजिए v क्या होता है, u प्लस AD। अगर मान लीजिए ये फ्री फॉल की कंडीशन है तो ये फार्मूला कैसे अमेंड हो जाएगा? बिकम्स G equals 0 plus GT। ये लेकिन प्लस GT तभी है फ्री फॉल में, फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल में चीज नीचे आती है, तो ये किसके लिए बताओ? फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल। अगर ऐसी बात है फ्री फॉल तो v ये हो गया, तो v कितना हो गया? अगले पेज पे फार्मूले लिखे हैं, देख लो। और अब दूसरा है s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा अब बताओ अस्मिता, इसे कैसे बदलें? H equals 0 वाह। plus half GT square। कितना अच्छा बता रहे हैं। देखो h बता दिया, h की जगह h हुआ कि नहीं? Yes। अब ये हाइट हो गई, डिस्टेंस जमीन पे होती है, ऊंचाई को थोड़ी ना s बोल दोगे। और ये इन्होंने क्यों 0 बोला? क्योंकि 0 इंटू टी, u तो 0 है ही है ना फ्री फॉल में, उसको तुम्हें छोड़ना है, कोई स्पीड थोड़ी ना देनी है। और फिर इसे क्या लिखते हैं, बोलो नोएल? हाफ GT। हाफ GT स्क्वायर। तो अभी कोई बताना नहीं, नोएल ही बताएगी क्योंकि ये जमाई बहुत ले रही है। हाँ तीसरा फार्मूला बताओ और उसका नया रूप बताओ, 2s थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ 2s is equal to v square minus चलो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको भी अमेंड करो। v square minus 0 square v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर is equal to 2gh। बहुत अच्छा, 2g। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बोलो बात समझ आ गई? तो ये हमारा थर्ड फार्मूला भाई, इतना ही रखिए, ठीक है? वो भी कर सकते हैं।